नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट, है ना। तो पहले पार्ट में फार्मूले पढ़ लिए थे हमने, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि मोल के 3 फार्मूले देखे थे हमने। पहला फार्मूला पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा अणु भार या फिर परमाणु भार। अगर परमाणु के लिए हम मोल निकालेंगे तो परमाणु भार लिखेंगे, अणु के लिए निकालेंगे तो अणु भार लिखेंगे, किसी आयन के लिए निकालेंगे तो आयन का भार लिखेंगे और यहाँ पे आयन की दी गई मात्रा लिखेंगे। दूसरा फार्मूला परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या बटा n है, मतलब मोल यहाँ पर अगर मोल अणुओं का लिखेंगे तो यहाँ अणुओं की संख्या लिखेंगे, अगर ये मोल परमाणु का लिखेंगे तो परमाणुओं की संख्या, और किसी आयन का तो आयनों की संख्या। और तीसरा फार्मूला कि STP पर गैस का आयतन लीटर में रखेंगे और बटा 22.4। तो देखो ये तो सीधा सीधा फार्मूले बेस्ड अगर क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनाए दिए जा सकते हैं जिसमें ये जो परमाणु या अणु की जो मात्रा दी जाए वो मान लो मिलीग्राम में दे दी जाए, AMU में दे दी जाए, किलोग्राम में दे दी जाए, है ना। बाकी परमाणु भार और अणु भार तो निकालना जानते हो आप। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो 5 मिलीग्राम दे दी गई मात्रा, है ना, किसी की भी मान लो हाइड्रोजन गैस का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे आप इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दोगे और फिर बटा अणु भार लिख दोगे। मान लो कोई दूसरा उदाहरण ले और मान लो NH3 ले रहा है वो, और उसकी जो मात्रा है 34 AMU में ले ले, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप फार्मूले में जानते हो ग्राम में ही रखना है, तो वहाँ पे पदार्थ की मात्रा 34 AMU को ग्राम में बदल दोगे। उसका फार्मूला जानते हो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, और बटा में इसका अणु है तो अणु भार लिख दो 17, इसको सॉल्व कर लोगे। मतलब ये वाले क्वेश्चन सिंपल है, कराने की आवश्यकता नहीं। समझ गए ना। बस क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन की बात करें, मात्रा दे के मोल पूछे, परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या पूछे मोल देकर, समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ ग्राम और ये लीटर में, ये ध्यान रखना है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसको एक बार लिख लो। समझ गए आप, ये जो फार्मूला है यहाँ ग्राम में ही रखना है और ये जो आयतन है लीटर में रखना है। बात समझ में आ गई। और ये मोल अगर अणु का मोल दिया जाएगा तो यहाँ से अणुओं की संख्या आएगी, और ये मोल अगर परमाणु का दिया जाएगा तो यहाँ से परमाणुओं की संख्या आएगी। इतना तो क्लियर होगा आपको। चलो इसको कॉपी कर लिए हो, अब सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल लिखो जल्दी से। एक 1.8 ग्राम H2O का STP पर आयतन बताना है लीटर में। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से तो सीधा मोल निकाल सकते हो आप, और मोल निकालने के बाद आयतन बटा 22.4। STP पर ही ध्यान रखना, चूंकि वो वाला फार्मूला हमेशा STP के लिए लगेगा। तो अब यहाँ से अगर हम 2 फार्मूलों को बराबर रख दें तो एक तो फार्मूला है द्रव्यमान ग्राम में बटा, अब देखो H2O अणु है इसलिए यहाँ पे अणु भार लिखेंगे, बराबर आयतन STP पर लीटर में, ये STP पर है, ध्यान रखना, लिख नहीं रहे हैं, मतलब है STP पर, और ये कितना है 22.4। अगर इन दोनों फार्मूले को एक साथ लिख दें हम, क्योंकि दोनों फार्मूले मोल के ही हैं और आयतन भी STP पर ही पूछा है। क्लियर है बात। तो अब देखो द्रव्यमान आपको पता है 1.8, अणु भार आप जानते हो 18, आयतन निकालना है उसको V मान लिया, और ये है 22.4। तो यहाँ से जो आयतन V मिलेगा ये 0.1 हो गया, और इसमें इसका गुणा कर दोगे तो ये 2.24 लीटर आ जाएगा STP पर आयतन। कॉपी कर लो। अब देखो अगर ये दोनों फार्मूले एक साथ आपको नहीं याद होंगे तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि द्रव्यमान दे के आयतन पूछ रहा है। इन दोनों फार्मूले को एक साथ लगा के इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉज कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया। चलो अगला सवाल लिखते हैं।
0.4 ग्राम O3 जानते हो, ओजोन। 2.4 ग्राम ओजोन दिया गया है और इसका निकालना क्या क्या है, मोल निकालना है और एसटीपी पर आयतन निकालना है और O3 के अणुओं की संख्या निकालना है। सवाल समझ में आ गया क्या क्या निकालना है। 2.4 ग्राम ओजोन गैस दी गई है तो इसके मोलों की संख्या, एसटीपी पर आयतन की बात कर रहा है, मतलब एसटीपी पर इसका आयतन बताना है और ये जो गैस है इसके अणुओं की संख्या बताना है। क्लियर है। अभी भी बेसिक वाला फार्मूला लगाओ आप। मोल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान जो कि दिया गया है 2.4 बटा O3, 16×3 = 48 अणुभार, ऊपर नीचे 10 का गुणा करो तो ये 240 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा, 24 होगा और ये कितना होगा 480। अब 24 दूना 48 होता है 1/20, है ना। दशमलव में लिखना था, यही लिख देते, चलो कोई बात नहीं, 1/20 ही रहने दो मोल। बात समझ में आ गई, दशमलव में चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से देखो मोल तो निकाल लिया हमने, आयतन निकालना है तो अब मोल बराबर फार्मूला लगा दो, आयतन एसटीपी पर आयतन, ध्यान रखना एसटीपी पर आयतन है ये, बटा 22.4। तो अब मोल पता है आपको 1/20, तो यहाँ से जो आयतन मिलेगा लीटर में मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब 22.4 बटा 20, आंसर हो गया। देखो कितने सिंपल सवाल है, अभी के लिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। अभी इतना सिंपल तो सवाल नहीं आता, आपको पता है। चलो यहाँ पे O3 के अणुओं की संख्या निकालते हैं। तो एक फार्मूला और पढ़ा था आपने, मोल इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लो, चलो पहले तो लिख देते हैं। आपने पढ़ा था मोल बराबर अणुओं की संख्या। हमने एक बात फिर से एक बात बोल देता हूं कि यहां पर अगर मोल अणु का होगा तो अणुओं की संख्या लिखोगे, ये वाला मोल अगर परमाणु का होगा तो यहाँ परमाणुओं की संख्या, अगर ये मोल आयन का होगा तो यहाँ आयनों की संख्या रखोगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आयन परमाणु तो है नहीं, अणु है, इसलिए यहाँ पे अणु का मोल अगर रखेंगे तो यहाँ से अणुओं की संख्या निकलेगी। अणु कौन सा है, O3, मतलब O3 के अणुओं की कुल संख्या आ जाएगी। क्लियर है, वैल्यू रख दो बस। मोल का मान कितना आया था 1/20, अणुओं की संख्या को n मान लें तो ये n/n है, तो यहाँ से जो n का वैल्यू आएगा ये यहाँ जाएगा Na/20 अणु। ये अणु किसके हैं, O3 के। Na का मान रख के आप सॉल्व कर सकते हो, तो पॉज करके कॉपी कर लो। पॉज करो, कॉपी करो। चलो कर लिए। अगला सवाल लिख लो जल्दी से, फिर मैं मिटता हूँ। लिखो, कॉपर Cu के 2×10⁻20 अणुओं का द्रव्यमान, इतने अणुओं का द्रव्यमान। पॉज करके सॉल्व करो। ये तीनों फार्मूले आप एक साथ लगाना सीखना है आपको। ये ध्यान रखना, जो तीसरा फार्मूला है वो सिर्फ एसटीपी पर गैस के लिए परिभाषित है, बाकी जो ऊपर वाले दोनों फार्मूले हैं वो द्रव्य की किसी भी अवस्था के लिए मान्य है, मतलब तीनों अवस्था में लगा सकते हो, ठोस, द्रव, गैस। इस सवाल को सॉल्व करो आप। अब जब इस सवाल को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा शौक लगेगा। कैसे, देखो Cu के 2×10⁻20 अणुओं की संख्या पूछ रहा है ये, या अणुओं का द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, ये अणुओं की संख्या तो दी ही गई है, द्रव्यमान पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब लग रही हो आपकी कि जो कॉपर जो Cu है ये तो परमाणु है, और अगर ये परमाणु है तो ये इतना अणु कहाँ से आ गया।
ठीक है। तो अब देखो इस सवाल को तो आप गलत नहीं बोल सकते। मान लो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ सही है या फिर जेई में आ गया तो इसको तो नहीं बोलोगे। आप ये बोलो कि मिसप्रिंट हो गया, यहाँ परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है यार कि अगर Cu है, अगर एकल स्पीसीज है ना, तो वो परमाणु और अणु उसके लिए बराबर हो जाएगा। आपको मान लेना है कि परमाणु की संख्या अणु की संख्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एकल स्पीसीज है। बात समझ में आ रही है? कोई भी अगर तत्व दे रहा है, सोडियम दे रहा है, कोई परमाणु दे रहा है, तो उसके अणुओं की संख्या जितनी होगी उतनी ही परमाणुओं की संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं बोलना है, आपको ये मान के सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या मानना है, परमाणुओं की संख्या दी गई। परमाणुओं की संख्या कितनी दे दी गई है, 2 × 10⁻20। अब निकालना क्या है आपको, द्रव्यमान। तो अब यहाँ आप क्या करो, मोल के 2 फार्मूले को एक साथ लगा दो। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में बटा, अब देखो यहाँ पे परमाणु है ना ये, इसलिए यहाँ पे परमाणु भार लिखेंगे हम लोग, बराबर दूसरी संख्या। दूसरा फार्मूला क्या है, परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, लेकिन यहाँ पर ये परमाणु है इसलिए परमाणुओं की संख्या, जिसको हमने कैपिटल N मान लिया, बटा आवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ से निकालना क्या है आपको, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ये दिया गया है आपको, और ये परमाणु भार यहाँ जाएगा, मतलब N/Na, और ये जाएगा एटॉमिक मास। वैल्यू रख दो, N का वैल्यू पता है 2 × 10⁻20 गुणा इसका परमाणु भार कॉपर का आपको दिया जाएगा सवाल में, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। क्लियर है? 63.5 63.5, ठीक है, क्योंकि जनरली याद नहीं ही होते हैं। बटा Na का वैल्यू 6.023 × 10⁻23 मतलब 23। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये द्रव्यमान आएगा और काहे में आएगा, ग्राम में। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, चलो एक लाइन कर देते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग लगभग कितना मान लेंगे, 6। ध्यान रखना कैलकुलेशन के लिए इसको क्या मानेंगे, लगभग 6। तो ये 2/3 6 और ऊपर है 63.5 और ये बटा 3 हो जाएगा। अब देखो घात देखते हैं, ये ऊपर 20 है, ये ऊपर जाएगा -23, तो -23 + 20 -3, ये ग्राम में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, मतलब क्या, 3 से भाग दे दो, तो 3 दूनी 6, 3 × 3, फिर 3 × 3 2 20, 3 × 18, इतने पर ही छोड़ देते हैं। तो यही आपका आंसर है, मतलब कॉपर के इतने अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, इतना। चलो पॉज करके कॉपी कर लो। कर लिया? अब थोड़ा क्वेश्चन पे और कुछ चीज़ें पूछते हैं। अभी तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराया उसमें सीधा फार्मूले का ही यूज था, एक साथ 2 फार्मूले का यूज कर दिया था, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। और ध्यान रखना ऐसे सवाल जो हैं बोर्ड लेवल के या फिर नीट लेवल के या स्टेट इंजीनियरिंग, स्टेट मेडिकल लेवल के होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जो भी कर चुके हो आप, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आता है नीट और जेईई मेंस में। जेईई मेंस में कभी आता है, नीट में बहुत ज़्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लो जल्दी से आप कि BaCl2 के 2.08 ग्राम, BaCl2 के 2.08 ग्राम में ज्ञात करना है आपको Ba परमाणुओं की संख्या और Cl परमाणुओं की संख्या। Ba का परमाणु भार सवाल में आपको दिया जाएगा कितना है, 137, और क्लोरीन का है, क्लोरीन का तो लगभग याद ही हो जाता है, 35.5। क्लियर है? अब देखो ये BaCl2 है और इसकी मात्रा दी गई है, और निकालना क्या है आपको, Ba के परमाणुओं की संख्या, और दूसरा क्या निकालना है, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या। मतलब इतना ग्राम BaCl2 में Ba और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या निकालना है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं लगभग हर साल,
है ना। ये डाटा 137 मिटा क्यों दिया, चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपने को Ba के कुल परमाणुओं की संख्या चाहिए। इतना तो हम जानते हैं कि अगर BaCl2 का एक अणु है अगर BaCl2 का, तो इसमें Ba के कितने परमाणु हैं, एक, और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, दो। इतना तो हम जानते हैं, है ना। अगर ये कहता है एक परमाणु में एक अणु BaCl2 में बताओ तो हम बता देते, ये पहली वाली क्लास में आप पढ़ के आए हो परमाणुकता से। लेकिन यहाँ पे एक अणु की बात नहीं कर रहा है, इतने ग्राम की बात कर रहा है। तो अगर इतने ग्राम से अगर हम इसके अणुओं की कुल संख्या निकाल लें, मतलब इतने ग्राम में कितने अणु दिए गए हैं, और एक अणु में इतना है, तो जितना अणु आएगा उसी का गुणा कर देंगे तो कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले अणुओं की संख्या। तो अब यहाँ भी आपको मोल के दो फार्मूले एक साथ लगाने पड़ेंगे। पहला फार्मूला द्रव्यमान ग्राम में बटा अणुभार बराबर अणुओं की संख्या, जिसको हमने कैपिटल N माना, बटे N आवोगाद्रो संख्या। अब देखो द्रव्यमान आपको दिया गया है 2.08, अणुभार निकालते हैं। देखो एक का 137 है और इसका कितना है 35.5, लेकिन ये है 2, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, और 35 दूना 70 मतलब 71 हो गया। तो इसमें 71 जोड़ो, 208 अणुभार आप पहली क्लास में निकालना सीख चुके हो, बराबर N इंटू N है। तो यहाँ से जो N की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, ये देखो ऊपर कितना आ गया 0.1, मतलब इसको भाग देंगे कितना मिलेगा 0.1, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी 100 का। अच्छा 100 का गुणा करेंगे तो 0.1 नहीं आएगा, देखो 100 का गुणा करेंगे ना तो 0.01 आएगा, और ये तिर्यक गुणा में जाएगा Na, मतलब कुल अणुओं की संख्या इतनी है। इतने ग्राम BaCl2 में कुल अणुओं की संख्या इतनी पता चल गई, और हम जानते हैं एक अणु में Ba के परमाणु हैं एक, तो इतने अणु में Ba के परमाणु निकाल लो। और उसी प्रकार एक BaCl2 के एक अणु में क्लोरीन परमाणु है एक, तो सॉरी दो क्लोरीन परमाणु है, तो इतने अणु में कितना होगा, 2 का गुणा कर दो। पॉज करो, इसके आगे करते हैं, कॉपी कर लो पॉज करके, चलो कर लिए। ध्यान रखना कितना वैल्यू आया था, लिख दो यहाँ पे N इज इक्वल टू आया था 0.01 इंटू Na। Na का मान रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम लिखेंगे, चूंकि BaCl2 के एक अणु में, एक नियम है ना, एक अणु में Ba के परमाणुओं की संख्या या Ba के परमाणु बराबर 1, इसीलिए BaCl2 के एक अणु नहीं, कितना अणु, इतने 0.01 गुणा Na अणु में Ba के परमाणु कितना हो जाएंगे, देखो एक में एक था तो इतने में क्या हो जाएगा, इतने का गुणा कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.01 गुणा Na, इसको सॉल्व कर लेना। अब ये तो था Ba के परमाणु, अब निकालेंगे क्लोरीन के। तो हम ये जानते हैं कि BaCl2 के एक अणु में क्लोरीन के परमाणु कितने हैं, 2, इसलिए यहां पर कितने अणु हैं BaCl2 के, BaCl2 के अणु हैं 0.01 गुणा Na अणु, तो इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, ये 2 गुणा इतना, वैल्यू सॉल्व कर लो, वैल्यू डाल के Na की। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अणु देकर परमाणु पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना, अच्छे से समझो। देखो अगर यहाँ परमाणु देता तो डायरेक्ट परमाणु की संख्या आती फार्मूले से,
अणु दे रहा है तो अणुओं की संख्या आ रही है, लेकिन अणु दे के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो पहले हम कुल अणुओं की संख्या निकालेंगे और फिर परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। पॉज करके कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? चलो देखो, ये तो बहुत लंबा मेथड था आपके समझाने के लिए, है ना। अगर इसको हम एकदम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें, शॉर्ट तरीका मतलब समझ रहे हो ना, इतना ग्राम दिया गया था, ये इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, क्योंकि आप जेईई नीट में जानते हो कितना समय मिलता है क्वेश्चन के लिए, है ना। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस तो यही होगा, लेकिन उसको लिखेंगे फास्ट कैसे। देखो आपको अब फार्मूले याद हो गए होंगे अच्छे से, मोल बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार या परमाणु भार, फिर अणुओं की संख्या बटा Na या परमाणुओं की संख्या बटा Na। और अगर अणु के लिए फार्मूला लगाओगे तो अणुओं की संख्या, परमाणु के लिए लगाओगे तो परमाणुओं की संख्या। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलो इसी सवाल को एक लाइन में सॉल्व करते हैं हम लोग, ये इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय। अब देखो ये ग्राम दिया गया था, तो इस ग्राम को डायरेक्ट 208 से भाग दिए, 208 इसका अणुभार, तो ये आ गया मोल। बोलो ये मोल आ गया। अब मोल में अगर Na का गुणा करेंगे तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो मोल बराबर क्या होता है, N बटा Na, तो N बराबर कितना हो जाएगा, मोल गुणा Na। अब ये फार्मूला आपको अगर याद रहेगा, दिमाग में फिट रहेगा, तो ये डायरेक्ट लाइन लिखनी बननी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी से, नहीं ऐसे लिखने में थोड़ा समय लगेगा। बात समझ में आ गई ना। तो तीनों फार्मूले दिमाग में इधर उधर पच्छांतरण हो जाने चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए, या फिर अगर इसी को डायरेक्ट द्रव्यमान बटा अणुभार, तो अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान बराबर N बटा Na और गुणा में अणुभार, या फिर आयतन की बात कर दे तो मतलब ये फार्मूले दिमाग में ही कैलकुलेट हो जाने चाहिए तिर्यक गुणा से, है ना। तो अब देखो ये द्रव्यमान दिया गया था, इसका अणुभार तो हम निकाल लेंगे, इसका अणुभार आ गया 208। अब हम अगर इसके द्रव्यमान बटे अणुभार करेंगे तो ये आ गया मोल, और मोल में Na का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या। अब ये तो आ गया कुल अणुओं की संख्या, मान लो कुल परमाणुओं की संख्या पूछता है, इसी के कुल परमाणुओं की संख्या। तो अब देखो एक परमाणु में, सॉरी इसके एक अणु में परमाणु है 3 और हैं इतने अणु, तो कुल परमाणुओं की संख्या ऐसे गुणा 3। नहीं समझ में आया? ये हो गई कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, चूंकि अब कुल अणुओं की संख्या में उसकी परमाणुकता से गुणा करो तो कुल परमाणुओं की संख्या, या फिर परमाणुकता से गुणा करना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो ना कि इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, चूंकि एक अणु में 3 परमाणु, एक अणु में 3 परमाणु, तो इतने के लिए क्या डायरेक्ट 3 का गुणा कर दो। ऐसे एक लाइन में सॉल्व करना बनना चाहिए आपको। अगर हम Ba के परमाणु की बात करें तो अब देखो Ba के परमाणु को निकालना है तो सबसे पहले मोल निकालो, मोल के लिए ये द्रव्यमान बटा अणुभार। अब अणुओं की संख्या निकालना है तो इसको Na से गुणा कर दो, ये आ गया अणुओं की संख्या। अब ये है अणुओं की संख्या, हम निकाल रहे हैं Ba का, Ba के कुल परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, तो एक अणु में कितने परमाणु हैं, एक, तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, एक का ही तो गुणा करोगे, क्योंकि एक अणु में एक ही था तो इतना ही आ जाएगा। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, मोल फिर अणुओं की संख्या, तो मोल कितना हो जाएगा 2.08 बटा 208, ये तो हो गया मोल। अब मोल में अगर गुणा करो Na से तो क्या हो गया आपके पास अणुओं की संख्या, और एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु, एक अणु में, तो इतने अणु में कितने, 2 का गुणा कर दो। बात समझ में आ रही? ऐसे ये वाली लाइनें आपको लिखनी बननी चाहिए, तभी ये शॉर्ट कर लोगे जल्दी से। देखो बात तो वही है, वो एक एक नियम से, वो बोर्ड वाला प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप करके लिखते जाना, और ये कंपटीशन वाला। बात समझ में आ गई ना? लिख लो इसको, लिखना चाहो तो। ये चीज़ आपसे बननी चाहिए, तभी क्वेश्चन फास्ट, क्योंकि जब फास्ट लिखोगे चीज़ों को दिमाग में ही सॉल्व करना पड़ेगा। कॉपी कर लो, कर लिए? अगले क्वेश्चन की ओर चले, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 1.8 ग्राम H2O, 1.8 ग्राम H2O
में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या बताइए। 1.8 ग्राम H2O वाटर, इसमें बताना है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर इसी का जस्ट अभी जो पहले सवाल कराया था तो इसमें क्या पूछ सकता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। 1.8 ग्राम H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन मतलब H2O के अणुओं की संख्या। ये तो हो गए पहला टाइप। अब इसी का दूसरा टाइप, इसमें थोड़ा और अंदर जाके इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी पूछी जा सकती है। क्लियर है बात? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अणुओं की संख्या। अगर किसी अणु से क्या पूछे, परमाणुओं की संख्या पूछे या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, तो पहले आपको अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर आप इन चारों चीज़ों पे जा सकते हो। तो अगर शॉर्ट कर रहे हैं भाई ना, अगर इसके अणुओं की बात करें, हम H2O के अणुओं की बात करें, तो इसके अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो, ये द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान से आप 18 भाग दो क्योंकि इसका अणुभार 18, और इसमें Na का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या। मतलब 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की कितनी संख्या है, इतना। इसको सॉल्व कर लो, ये 0.1 Na आएगा। आप चाहो तो Na का वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे भाग दोगे तो 0.1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये तो आया है अणुओं की संख्या। अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है? तो अब हमको ये बताओ, अगर H2O का एक अणु होता, H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखो, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हाइड्रोजन के लिए एक, इस हाइड्रोजन के लिए भी एक, एक एक 2, और इस ऑक्सीजन के लिए कितना 8, मतलब 10। ये एक अणु में है, एक अणु में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। तो अणु कितने हैं अपने पास, इतना। इसलिए 0.01 इंटू Na में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10 गुणा 0.1 इंटू Na। अब देखो, ये जो ऐकिक नियम है, इस लाइन को आप सीधा ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे हमने निकाला था ना परमाणुओं की संख्या, अगर यहीं पे ये तो अणुओं की संख्या है, अगर इसी से परमाणुओं की संख्या निकालनी होती तो क्या करते हैं हम। देखो, अणु तो आ गए इतने, अब एक अणु में परमाणु कितने, 3, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो इतने में कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर दें तो ये क्या आ जाएगा, परमाणुओं की संख्या। बात समझ में आ रही है ना। और पिछले वाले पार्ट से अगर यहीं पे पूछता हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो चूंकि एक अणु में है 2 और कुल अणु है इतना, तो 2 का गुणा कर देते तो हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या आ जाता। अगर ऑक्सीजन के लिए पूछता तो 1 का गुणा करते, क्योंकि ऑक्सीजन एक अणु में एक ही तो है, H2O के एक अणु में, ठीक है। और कुल के लिए कहेगा तो 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि कुल परमाणु कितने हैं, 3। तो अब अगर शॉर्ट तरीके से यहीं पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। ये अगर हम नहीं लिखेंगे, ये 2 लाइन नहीं लिखना चाहते, है ना, ये तो समझने का तरीका है, बोर्ड वाला प्रोसेस है। अगर आपको जल्दी शॉर्टकट में लिखना है तो देखो, ये तो हो गई क्या, अणुओं की संख्या, और एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10, तो इतने अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीधा 10 का गुणा कर दो, तो ये आ गया कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, 1.8 ग्राम H2O में। इस तरीके से भी आया। बात समझ में आ गई। अब अगर हम प्रोटॉनों की बात करें तो H2O के एक अणु में प्रोटॉन कितने हैं, इसका 1, 1, 2 और 8, प्रोटॉन भी कितने हैं, 10। तो 0.1 Na अणु में कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 0.1 Na।
ये तो ऐकिक नियम हो गया, बोर्ड वाला तरीका, लेंदी वाला। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अणु लिखेंगे, अणुओं की संख्या लिखेंगे, इतने अणुओं की संख्या आ गई। ये अणुओं की संख्या कैसे आई, मोल बटा अणुभार गुणा Na से, ये आ गई अणुओं की संख्या। अब एक अणु में प्रोटॉन है कितने, 10, तो कुल प्रोटॉन कितने हो गए, कुल अणु में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 10 का गुणा कर दो। सवाल समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी लिख लो, लेकिन ये वाला तरीका भी लिखो, शॉर्ट वाला, कैसे लिखते हैं सीखना है आपको। समझ में आ गया। तीसरे वाले पे आते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। चलो बता दो, यदि H2O का एक अणु होता, H2O के एक अणु में न्यूट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के कितने न्यूट्रॉन होते हैं, फंस गए, बोलो, 0। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो है ही नहीं इसमें, अब सिर्फ ऑक्सीजन के, मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं, एक अणु की बात करें तो 8। तो अब कुल के लिए निकाल लो, कुल अणु कितने हैं, 0.1 Na, ये क्या हो जाएगा, 8 का गुणा कर दो। यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे सोचने के लिए क्या करोगे आप, पहले कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या कैसे लिखोगे, द्रव्यमान बटा अणुभार गुणा Na, तो ये आ गया कुल अणुओं की संख्या। चूंकि एक अणु में 8 न्यूट्रॉन, तो इतने अणु में कितने न्यूट्रॉन, 8 का गुणा कर दो। तो ये वाला तरीका आपको सीखना है, चूंकि समय कम है कंपटीशन के लिए। कॉपी कर लो, सवाल को पॉज करो और कॉपी करो। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सवाल, आप इसी मेथड से करके बताना। 1 सेकंड 2 सेकंड कितना लोगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो 15 सेकंड ले लो। इस सवाल के लिए आपको दिए गए हैं 15 सेकंड। सवाल लिख लो जल्दी से। 40 ग्राम SO3, 40 ग्राम SO3, और इसमें बताना क्या है आपको, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। आपका समय शुरू होता है अब। चलो 15 सेकंड है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ गया होगा कुछ लोगों का। चलो देखते हैं। आपको सीधा लिखना है, सीधा मतलब एकदम डायरेक्ट लिखना है, वो एक एक नियम पे नहीं जाना है। द्रव्यमान दिया है, इसके अणुभार से भाग दे दो, मोल आ जाएगा। इसका अणुभार ये कितना होता है, सल्फर 16 3 48, 8 2 10 4 3 7 1 80, ये आ गया मोल। इसमें Na का गुणा करो, क्या आ गया, अणुओं की संख्या। एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु 3, तो इतने अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने, कॉपी कर लो, सॉल्व कर लो Na का वैल्यू डाल के। Na का वैल्यू यहाँ पे लगभग आप 6 लिए। देखो कैलकुलेशन के लिए Na का वैल्यू कितना लोगे, 6 × 10⁻23। पॉज करके कॉपी कर लो। आगे चले। यहीं पे अगर दूसरा सवाल पूछ दे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा सवाल, पॉज करो कॉपी करो और पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करो। चलो इस बार क्या पूछ रहा है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना ही दिया गया है, मात्रा यही दी गई है, इसके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी। इस बार है 5 सेकंड। चलो आप एक्सप्रेशन लिख दो, सॉल्व करने में समय लग जाएगा। Na का वैल्यू भी डालोगे, सॉल्व करोगे। चलो एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। चलो आ गया होगा। देखो अणुओं की संख्या के लिए इतना हो गया। अब एक अणु में पहले इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ से 16 मिलेगा, यहाँ से 24 मिलेगा, ये 10 2 1 3 1 4। अरे भैया एक अणु में 40 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन 40, तो इतने में कितना, 40 का गुणा कर दो बस। अब काटना चाहो तो इससे काट दो, ये 2 हो गया और ये 20 हो गया, 20 Na आ गया, 20 Na।
20 छक्का 120 सालों कर सकते हो आप गुणा करके, है ना। यहीं पे प्रोटॉन पूछ ले, न्यूट्रॉन पूछ ले, सालों कर लोगे। मतलब आप उस लेंदी प्रोसेस पे नहीं जाना है, यहीं पे सालों करना है आपको। समझ में आ गया आपको? तो अब ध्यान रखना है आपको कि अगर अणु से परमाणु पूछे, अणु से परमाणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या, तो आपको कुल अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं रिवीजन के समय, है ना, क्योंकि पढ़ते जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा समस्या रिवीजन में होती है, रिवीजन हो ही नहीं पाता है ना। जिसका होता है वही से सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में यही बनाएंगे। इसके लिए अगर आप नोट्स बनाना चाहो इस टॉपिक, ये अभी जो 2-3 सवाल कराए, इसके लिए ऐसे कि जो अणुओं की संख्या से परमाणु पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, अणु से, काहे से, अणु देकर। अब अणु की कुछ मात्रा होगी या उसका मोल होगा, तो सबसे पहले उससे क्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या। क्या निकालेंगे, अणुओं की संख्या। फिर अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, उसकी द्रव्यमान बटा अणुभार इंटू Na। अगर मोल दे देगा सीधा सीधा तो Na का गुणा करेंगे तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। फिर देखेंगे उस अणु में कितने परमाणु हैं और फिर उसका गुणा कर देंगे, जितने परमाणु होंगे तो कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। देख लेंगे एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें गुणा कर देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। सवाल समझ में आ गया आपको? तो ऐसे शॉर्ट नोट्स भी अभी से बनाते चलना है आपको। क्लियर है? चलो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, और सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अभी तो सिंपल सा ही है। 1.8 मिलीलीटर H2O के मोल बताना है आपको। पॉज करो, ट्राई करो। इस सवाल में ज़्यादा दम नहीं है ना। पॉज करके कॉपी कर लो। सवाल लिखने के बाद सॉल्व करो। जो नहीं जानता ये बात कि H2O का घनत्व तो होता है 1 ग्राम प्रति ml, 1 ग्राम प्रति ml, उसके लिए समस्या हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप टेंशन ना लो, सवाल जब आएगा आपके पास पेपर में तो उसमें वो ये बात लिख कर देगा कि घनत्व तो कितना है, 1 ग्राम प्रति ml। बात समझ में आ गई? ट्राई करें। चलो आपको निकालना क्या है, मोल। आपके सवाल में घनत्व तो नहीं दिया था हमने। क्यों नहीं दिया था? ताकि आप एक गलती करो। पेपर में तो घनत्व तो दे देगा, और ये याद भी रखना है आपको, है ना, कि घनत्व कितना होता है जल के लिए, 1 ग्राम प्रति ml। ठीक है, हमने इस सवाल में क्यों नहीं दिया आखिर, सोचो आप। देखो अभी आप ये मानोगे कि आपको नहीं पता था कि घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति ml, और सवाल आपको दिखा भी नहीं। मान लो सवाल जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, उसमें नहीं दिखा, तो आप क्या करते, आप तुरंत जाते, मोल पूछ रहा है, दिया है आयतन, मोल और आयतन में क्या संबंध होता है, मोल बराबर आयतन लीटर में और बटा 22.4, आपको ये याद आ जाता। अगर सवाल में घनत्व आप ना देखते जल्दबाजी में, या घनत्व मैंने जैसे नहीं दिया, तो आप यही पकड़ते। चूँकि देखो सवाल करने का यही तरीका है, होता है जो निकालना होता है, जो दिया जाता है उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो दिया जाता है, जो निकालना है, उसमें कोई संबंध ढूंढते हैं, कोई फार्मूला ढूंढते हैं, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पहले स्टेप में एकदम सही जा रहे हो भाई, यही तो प्रोसेस है सवाल करने का। आप ढूंढोगे, आयतन दिया गया है, मोल पूछा है, आपको ये फार्मूला भी मिल जाएगा, और आप फटाक से यहाँ क्या करोगे, मोल इज इक्वल टू, चलो कुछ लोगों को तो ये भी नहीं याद रहता कि यहाँ आयतन लीटर में रखा होता है, तो आप ये डायरेक्ट 1.8 ml में ही मारोगे और ये 22.4 सालों कर लोगे, आंसर बता दोगे, और पहले विकल्प में ये मिल जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी ध्यान रह गया कि अच्छा ये लीटर में होता है, तो ये जो मिलीलीटर में दिया है इसको हम लोग लीटर में बदल देते हैं,
है ना। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? देखो मैं सिखा देता हूँ आपको एक बार। अब आया है तो यहाँ पे मिली सेंटीडेसी सिखा देता हूँ। मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब देखो यहाँ पे आयतन की बात कर रही है ना, तो लीटर मिलीलीटर है ना, ये सब में लीटर जोड़ दो आप। अगर ग्राम या फिर मीटर की बात करेगा तो हम कहाँ जोड़ देंगे? मीटर और ग्राम जोड़ देंगे। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग तो 10 की घात माइनस में लिखते हैं, नेगेटिव। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो 10 की घात पॉजिटिव लिखते हैं। अब कितने कदम चलेंगे उतने लिखेंगे। जैसे आप एक बहुत अच्छा चिरपरिचित उदाहरण आपको याद है कि 1 लीटर में 1 लीटर, जैसे अगर यहाँ किलोग्राम होता तो 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो उसी प्रकार 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। ये तो याद रह जाता है सबको। समस्या यही होती है मिलीलीटर को लीटर में बदलने की, या फिर डेसी, सेंटी, हेक्टो, डेका, इन सबको बदलने में होती है। तो अब देखो ये किलो ऊपर बैठा है और ये बैठा है लीटर यहाँ। तो अगर ऊपर से नीचे आए तो पावर कितना, इसी को 10 की घात 3 भी बोल सकते हैं ना, प्लस का। मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस का पावर लगाएंगे। अब ये 3 कैसे आया ये देखते हैं। किलो लीटर से आपको बदलना है लीटर में, तो आप किलो को मूंद लो या छिपा लो, मूंद लो, छिपाना बोलते हैं ना, तो या इस पे खड़े हो जाओ आप। चलो इससे बदल रहे हो ना, इसको मूंद ही लेते हैं। अब आपको जाना है लीटर पे, लीटर पे जाना है तो 1 2 3 कदम चले हो इसलिए पावर 3 लगाए हैं। अगर डेसीलीटर में बदलना होता तो 1 2 3 4 कदम जाते तो प्लस का 4 लगाते। इसी प्रकार यहाँ भी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव पावर। और ये क्रम याद होना चाहिए, ये क्रम में ही रखेंगे, मिली, सेंटी, डेसीलीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। क्लियर है ना। तो अब देखो हम जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, हम मिली से लीटर में जा रहे हैं। ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो मिलीलीटर से लीटर में जा रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब पावर तो माइनस की होगी। और जितने स्थान चलेंगे, मिली से जा रहे हो तो मिली पे खड़े हो जाओ, तो 1 2 3 स्थान जा रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो -3 हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको बदलने में तो इतना याद कर लो और फिर बदल लो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा बदलने में। ठीक है, तो अब कितना हो गया, -3। मतलब 1 मिलीलीटर में 10 की घात -3 लीटर, तो 1.8 था तो बदल दिए। अच्छा, कुछ लोग तो चलो इतनी बुद्धि लगा लिए कि लीटर को उसको बदल लिए, है ना। अब वो यहीं पे आयतन बोल देंगे, निकालना था अपने को मोल तो यहीं पे आंसर बोल देंगे। ये विकल्प भी मिल सकता है आपको, लेकिन ये सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने एक बात तो रखी ध्यान कि ये लीटर में रखा जाता है। एक खास बात जो छूट गई, और वो कौन सी बात है, STP। इस फार्मूले को बार बार मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये जो आयतन लिखा जाता है ये किसी गैस का होगा और STP पर होगा। सवाल में स्पेशली बोला जाएगा कि आयतन STP पर दिया गया है या STP पर निकालो, तभी हम इस फार्मूले को लगाएंगे। ये अच्छे से समझ लेना आप। नहीं यहाँ पे क्या हो गया, बात समझ में आई? तो आपको इस चीज़ को लिखना है कॉपी में ताकि आपको गलती दिखती रहे, है ना। तो जब सॉल्यूशन लिखोगे इस क्वेश्चन का पहले ये लिखो। अब आते हैं हम लोग सवाल की ओर। सवाल में आपको घनत्व तो दिया गया था, आपने जल्दबाजी में देखा नहीं, या हो सकता है नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया था। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे घनत्व तो आपको दिया गया था 1 ग्राम पर ml, और आप ये बात जान गए हो कि ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये फार्मूला STP के लिए है और इस सवाल में STP जैसा कुछ शब्द आपको दिख नहीं रहा है। सीधा सीधा ये वॉल्यूम दिया है और मोल निकाल रहा है, STP नहीं बोला गया है, तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, घनत्व दिया गया है तो घनत्व को पकड़ो। चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। बोलो, घनत्व दिया गया है आपको 1, द्रव्यमान आपको नहीं पता है, बटा वॉल्यूम आपको पता है 1.8। अब देखो ये ml में, ये भी ml में ही होता है, इसलिए हम बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, तीनों को एक ही मतलब एक ही मात्रक का मतलब है
कि अगर CGS में रख रहे हैं तो CGS में रखेंगे, MKS में रख रहे हैं तो MKS में। यहाँ ग्राम पर ml में है इसलिए ml में ही रख रहे हैं, और जो m आएगा वो ग्राम में आएगा। तो यहाँ से जो m मिला आपको इसमें गुणा कर दो तो 1.8 ग्राम। अब आपको द्रव्यमान पता चल गया है और आपको मोल निकालना है, तो अब आप मोल का फार्मूला लगा सकते हो। द्रव्यमान ग्राम में बटा अणुभार H2O है इसलिए 18 और ये होगा 0.1 मोल। आंसर पॉज करके कॉपी कर लो और इस बात को जरूर कॉपी करना है आपको, ठीक है। ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब STP देगा या STP में पूछेगा। पॉज करो, कॉपी करो। चलो, इसी का दूसरा पार्ट क्या पूछा जा सकता है। ये सवाल था, इसमें अभी मोल पूछा है, इसी में आपसे परमाणुओं की संख्या पूछ सकता है, अणुओं की संख्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, कुछ भी पूछे अब आप बता सकते हो, इतना चीज़ पढ़ चुके हो। देखो मोल दिया है, कर दें, इसको ज़रूर कॉपी करना है आपको ताकि आपकी गलती आपको दिखे, है ना। और इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा डिजाइन बना के कि ये दिखे। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, चलो एक सॉल्व कर लेते हैं। परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो डायरेक्ट निकालेंगे हम, है ना, एक लाइन में। द्रव्यमान पता चल गया हमको 1.8, तो 1.8 बटा 18 ये हो गया मोल। और मोल में गुणा करेंगे हम लोग Na का, तो क्या आ जाएगा, अणुओं की संख्या, मतलब 1 मिलीलीटर H2O के अणुओं की संख्या आ गई इतनी। क्लियर है, पहले ये वाला आंसर हो गया। अणुओं की संख्या अगर पूछता, चलो अब अगर परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे। हम कह रहे आपको कि जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ये बात आपको लिखना है कि अणु से क्या पूछे, परमाणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस बात को लिखना है आपको कि सबसे पहले आपको अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे अणुओं की संख्या इतनी हो गई। अब परमाणुओं की संख्या के लिए, चूंकि एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2 1 3, तो इतने अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे, 3। ये हो गया परमाणुओं की संख्या। चलो यहीं पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात कर लें, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1 और 2 है, तो 2 हो गए, और ये हो गया कितना, 8, 8 2 10। तो कुल अणुओं की संख्या इतनी आ गई, और एक अणु में इलेक्ट्रॉन है 10, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। अब इसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लिख सकते हो। तो इसको पॉज करो और कॉपी करो। चलो कॉपी कर लिए, आगे चलते हैं। अब एक अगला सवाल है, सवाल लिख लो, बोल रहा हूँ। 11.2 लीटर 11.2 लीटर SO2 गैस का 1 ATM और 273 केल्विन पर SO2 गैस है आपके पास। इसका आयतन दिया है 11.2 लीटर, और ये इस स्थिति में ली गई है, मतलब उसका दाब है 1 ATM और टेम्परेचर, ताप कितना है, 273 केल्विन, कैपिटल K से लिखते हैं केल्विन को, है ना। और आपको बताना क्या है, मोल निकालना है आपको। अब आप मोल और ये आयतन दिया गया है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो आप, आयतन लीटर में बटा 22.4, ठीक है। अब यहां पर ये जो खास बात है कि STP पर ये आयतन लिखा जाता है। खास बात ये क्या है कि आयतन STP पर लिखना है अपने को। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन दी गई है, ये जिस स्थिति में ये गैस ली गई है, मतलब 1 ATM और 273 केल्विन पर, क्या ये स्थिति
एसटीपी की है। अगर ये स्थिति एसटीपी की होगी तब हम ये फार्मूला लगा देंगे, अगर नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो एसटीपी के लिए जो कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर एक बार मानते हैं अभी, मतलब जब एसआई पद्धति ने आईयूपीएसी ने अभी क्या निर्धारित किया है, एक एसटीपी की कंडीशन के लिए एक बार एटीएम में नहीं, एक बार में, और ताप 273 केल्विन। मतलब क्या ये एसटीपी की कंडीशन नहीं है? तो देखो इसके लिए क्या बोला जाता है कि जो एक एटीएम होता है वो लगभग एक बार के बराबर होता है, लगभग एक बार के बराबर होता है। इसी कारण ये जो लगभग है, मतलब इस कंडीशन के लिए भी एक फार्मूला मिलता है आपको, मोल बराबर इस कंडीशन के लिए आयतन बटा 22.7। किसके लिए? इस कंडीशन के लिए, मतलब एक एटीएम और 273 केल्विन के लिए। ये जो अवस्था है एसटीपी की अवस्था नहीं है ये, क्योंकि एसटीपी पे अभी आईयूपीएसी एटीएम ना मान के बार मान रहा है। क्लियर है? और ये लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्ट बराबर नहीं होते, जिसके कारण यहाँ भी थोड़ा सा फर्क आ गया है। तो अब आप कहोगे क्या लेंगे हम, 22.7 लेंगे कि 22.4 लेंगे? तो आपके लिए ये सोचने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल की बात कर रहा हूँ कि भैया एक बार एक एटीएम लगभग बराबर होता है, इसीलिए इस कंडीशन को भी हम लगभग एसटीपी की कंडीशन ही मान लेंगे और फार्मूला अपना यही लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो 4 विकल्प दिए जाएंगे ना, उसमें ऐसा डिफरेंस होगा कि इन दोनों से ही लगभग वैल्यू समान ही आएगी। इसलिए अपने को देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशन थी, इसलिए मैंने बता तो दिया इसको, लेकिन आपको फार्मूला लगभग यही लगाना है। बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब इस अवस्था को भी लगभग एसटीपी की अवस्था ही मान लेंगे हम लोग। क्लियर है? तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आप। ये है 11.2 लीटर ही दिया है, अगर ये मिलीलीटर में दिया होता तो लीटर में बदलते। और ये है 22.4, इसको सॉल्व करोगे 1/2 मतलब 0.5 मोल। कॉपी कर लो। चलो कर लिए, अगले सवाल पे चलते हैं। इसी सवाल पे थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, है ना। अब इस बार ये जो दाब दिया है ना, प्रेशर, इसको चलो 2 एटीएम ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 2 एटीएम। और टेम्परेचर वही रखो 273 केल्विन, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहती है ना। चलो इसको भी बदल ही देते हैं, इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो। मतलब सवाल क्या है? सवाल लिखो कि 11.2 लीटर SO2 गैस 2 एटीएम दाब और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ली जाती है, तो इस गैस का मोल बताना है। क्या बताना है? मोल। पॉज करके अपने से ट्राई करो। जस्ट डिफरेंस बताने के लिए सवाल यहाँ पे, बाकी ये सवाल गैसियस स्टेट का है, यहाँ का सवाल नहीं है ये, है ना। आप समझ गए ही होंगे, क्योंकि देखो एटीएम को हमने चेंज कर दिया 2 एटीएम। तो हमने ये कहा था कि एक एटीएम एक बार के लगभग बराबर होता है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि 2 एटीएम भी बराबर हो जाएगा एक बार के। मतलब ये एसटीपी की कंडीशन तो है नहीं, मतलब एसटीपी वाला फार्मूला तो नहीं लगाएंगे। इतना तो पता चल गया आपको। दूसरी बात, ये टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो ये याद कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई सा फार्मूला लगाएंगे तो उस पर जो ताप होगा उसको हम केल्विन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि केल्विन होता है टेम्परेचर का एसआई पद्धति में मात्रक। तो यहाँ पे 27 और जोड़ते कितना है? 273 केल्विन में बदलने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? केल्विन में। इसको सॉल्व कर लो तो ये 10, ये 300 हो जाता है। इसीलिए हमने 27 लिया है, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से बन जाए।
क्लियर है। अब देखो आप चक्कर में फंसोगे कि यार अब ये इसका सवाल यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ही नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला तो पढ़ के आए हो आप, PV बराबर NRT। ये सवाल बस यहाँ कराने का मतलब ये है ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए कि अगर ये कंडीशन बदल रहा है तो ये यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगाएंगे कि मोल बराबर आयतन STP पर बटा 22.4। ठीक है, ये फार्मूला अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये जो फार्मूला है STP के लिए है। क्लियर है। अब देखो प्रेशर दिया है 2 ATM दिया गया है आपको, वॉल्यूम भी दिया गया है। R आप जानते हो कितना होता है, 1/12 लेते हैं। कब? जब मात्रक काहे में हो, R का मात्रक। अब देखो यहाँ से R यहाँ, अब जब गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ यदि मात्रक निकालना ही आपको तो क्या करोगे, R निकालने के लिए इतना करोगे। तो R का मात्रक क्या, प्रेशर जब ATM में लो, वॉल्यूम को लीटर में लो, और मोल तो मोल ही रहेगा, और टेम्परेचर को केल्विन में लो, तो इसका जो वैल्यू होता है 1/12 होती है। ये याद कर लो आप, आगे जब गैसियस स्टेट पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा, ये 0.0832 समथिंग ऐसे ही होता है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखो आपको निकालना क्या है, मोल ही तो, ये स्मॉल n क्या है, मोल ही तो है। तो मतलब सारी वैल्यूज पता है, रख दो। P का वैल्यू कितना है 2, V का वैल्यूम कितना है, वैल्यूम, तो आयतन ही हो गया, ये हो गया 11.2 बराबर, इसको हटा दे, N × R का वैल्यू और इसका 300, सॉल्व कर लो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल करने का यहाँ पर कारण, क्योंकि आपको ये स्थिति अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो आयतन लेते हैं हम लोग, मोल बराबर आयतन बटा 22.4, वो आयतन लेते हैं STP के लिए। कॉपी कर लिए। पिछले वाली इस क्लास में आपने कुछ नोट्स लिखे थे, उसमें आपने ये भी लिखा था कि जो मोल है ग्राम अणु के बराबर होता है, ग्राम परमाणु के बराबर होता है, ग्राम आयन के बराबर होता है। मतलब ये कि अभी जितने भी सवाल हम कराए हैं उस सभी सवाल में जो मोल शब्द है उसका इस्तेमाल सवाल में वो ग्राम अणु या ग्राम परमाणु या फिर ग्राम आयन के रूप में कर सकता है। अभी आयन की तो बात नहीं की हमने, अभी आयन के सवाल भी करवाएंगे, अभी सिर्फ परमाणु और अणु की बात कर रहे हैं। तो जितने भी सवालों में हमने मोल का इस्तेमाल किया है वहाँ पे आप ग्राम अणु भी लिख सकते हो और ग्राम परमाणु भी लिख सकते हो। अणु के लिए ग्राम अणु लिखेंगे, परमाणु के लिए ग्राम परमाणु लिखेंगे। ये बात हमने पिछली क्लास में भी कराई थी। अब 1-2 उदाहरण कर लेते हैं, बाकी आप समझ गए ना। सभी सवालों में ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो सवाल में अगर ग्राम परमाणु या ग्राम अणु दे दे तो आपको प्रॉब्लम में नहीं आना है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मोल ही दे रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है, बार बार अब ये नहीं बोलेंगे हम लोग। चलो क्या निकालोगे आप, CO2 ले लेते हैं। CO2 के 88 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या बताइए। चलो इसके सवाल और कराएंगे, मजा आएगा, है ना। 1-2 सवाल करा देंगे, बीच बीच में कराएंगे इसको, आपको पता भी नहीं चलेगा, फंस जाओगे, है ना। तो अब ध्यान रखना है इसको। अब देखो सवाल पढ़ोगे तो बड़ा अजीब लगेगा यार, ये ग्राम, ये आपको सवाल तो समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला कि CO2 के 88 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या। अगर ये सवाल आपके पास सामने प्रिंट होके आएगा तो आप इसको कैसे समझोगे, आप कहोगे 88 ग्राम, अच्छा ग्राम मात्रा कितनी दी गई है। आप जब सॉल्व करोगे अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी कि ग्राम अणु को ही मोल बोला जाता है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे क्या, मात्रा या द्रव्यमान कितना दिया गया है 88 ग्राम। यहीं से इस बात को पकड़ लोगे आप और फिर कहोगे कि अणु में अणुओं की संख्या। ये कैसा सवाल है, लगता है मिसप्रिंट हो गया,
है ना। और आप अपनी बुद्धि लगाओगे, कहोगे अच्छा अणुओं की संख्या निकालनी है और 88 ग्राम मात्रा दी गई है, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये मात्रा दी गई है 88, यहाँ से मोल निकालोगे तो मोल कहाँ करोगे आप 88 में इसके अणुभार मतलब कितना 12, 44 होता है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ 32 याद है ना। देखो कुछ वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए, जैसे CO2 हो गया, H2SO4 CaCO3 है ना, चलो याद भी हो जाता है उसको। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि आप कहोगे अच्छा मोल इतना हो गया, अब मोल में हम लोग Na का गुणा कर देते हैं तो अणुओं की संख्या, और यही क्या कर दोगे आप आंसर, और यहाँ से पिट गए आप, माइनस का एक नंबर लेके आए। आपको लगा ये मिसप्रिंट है, नहीं मिसप्रिंट नहीं थी ये। तो अब क्या करना है आपको, जब सवाल सॉल्यूशन लिखोगे तो ये बात लिखनी है और फिर इसको अच्छे से ऐसे काट देना है और फिर यहाँ लिखना है जरा संभल के, ए भाई जरा देख के चलो, है ना। मतलब यहाँ समझना है, आपको लगेगा कि ग्राम अणु दिया गया था, इसका मतलब ये अणु ये मिसप्रिंट वाला है, ग्राम मात्रा दी गई है, ठीक है। जबकि इकट्ठा ग्राम अणु, और ग्राम अणु ही क्या होता है मोल, तो आप इसको लिख चुके हो, है ना, और इसको लिखना ज़रूर ताकि आपकी गलती आपको दिखे जब आप पन्ने पलटो तो अब जब आप सॉल्यूशन डालना तो आगे क्या लिखोगे, ग्राम अणु बराबर मोल बराबर 88। ये बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया था, इतना मोल आता नहीं है ना, लेकिन वैल्यू आ गई तो आ गई, मान लो। क्लियर है। अब निकालना है आपको अणुओं की संख्या, मतलब क्या, कैपिटल N। सवाल समझ में आ गया ना। तो अब आप मोल बराबर फार्मूला लगा दो, N/Na। आपको क्या निकालना है N, तो ये कितना हो गया 88 Na। ये है आपका आंसर। कॉपी कर लो और इस बात को ध्यान रखना, ऐसे सवालों को बीच बीच में हम देंगे और देखेंगे कि इतना याद है, तो पॉज करो, कॉपी करो। कर लिए। चलो अभी तक जितने भी सवाल किए हैं हम वो लगभग नीट लेवल के किए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बोलें तो मेंस पे गए हैं, लेकिन मेंस पे ज़्यादा नहीं गए क्योंकि मेंस में थोड़ा क्वेश्चन अच्छा पूछता है। अभी कहोगे इससे भी अच्छा, हाँ ये तो एकदम बेसिक वाले सवाल है। अरे भाई प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है। एक बार पूछ लिया ना नीट या मेंस या IIT में तो हो गया, वो छोटी सी बात हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल अगर घुमा दे आपको, कैसे घुमाएगा, कहेगा O3 ओजोन जो है उसका एक सैंपल लिया गया है, एक नमूना लिया गया है ना, और उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कह रहा है, कितना है 6 × 10 की घात 20 21 22 कुछ भी मान लो, चलो इतने परमाणु हैं। सवाल समझ में आया, पहले सवाल सुन लो अच्छे से। कह रहा है O3 ओजोन गैस का एक नमूना, एक सैंपल है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु इतने हैं। क्या है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या इतनी है। तो आपको निकालना क्या है, ये जो O3 है ना, ये जो गैस नमूना लिया है इसका आपको M निकालना है, मास। खैर केमिस्ट्री में हम लोग W से लिखते हैं, चलो W हम भी लिख देते हैं। वेट बताना है आपको। सवाल समझ में आया। सवाल ये है कि O3 का एक नमूना जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 6 × 10 की घात 20 है, तो इस नमूने में ओजोन गैस का, मतलब इस नमूने का द्रव्यमान बोले या ओजोन गैस का द्रव्यमान बताओ। चलो इसको सॉल्व करो पॉज करके, मज़ा आएगा। ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। चलो आते हैं, ट्राई कर लिया होगा, कुछ लोगों का हो सकता है आ गया हो। अब देखो ये है परमाणु और नमूना है अणु का और पूछा है द्रव्यमान। तो अगर ये सीधा सीधा जो फार्मूला पता है अपने पास, अगर उसको आप लगाने जाओगे तो देखो समस्या कहाँ आएगी, मैं लिखता हूँ आपको।
यहाँ समस्या ये आने वाली है कि ये मोल आप किसके लिए लिखोगे, O3 के लिए, जो कि एक गैस है मतलब अणु है। तो यहाँ से तो जो N आएगा वो अणुओं की संख्या आएगा, और अणुओं की संख्या दी नहीं गई है आपको, द्रव्यमान भी नहीं दिया गया है आपको। द्रव्यमान पूछा है, अणुओं की संख्या दी नहीं गई है, और दिया भी है तो परमाणु। तो कैसे लगा दें इस फार्मूले को? तो मतलब ये फार्मूला सीधा सीधा तो नहीं लगेगा, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। अब थोड़ा सा आप याद करो, जब अभी हम सीधा लिखते थे, सीधा सीधा अणुओं की परमाणुओं की संख्या, तो कैसे लिखते थे? एक लाइन में लिखने वाली ट्रिक याद करो। इसका मास मान लो ना आप डब्लू हमने मान लिया, डब्लू निकालना है, डब्लू मान लिया। अब यदि डब्लू में इसके अणुभार से भाग देते थे, ये 16 3 48, तो ये कितना मिलता था? मोल। और मोल में अगर Na का गुणा करते थे तो कितना मिलता था? क्या मिलता था? अणुओं की संख्या। ये था भार, ये अणुभार, भार बटा अणुभार मोल मिला, और मोल में आपने गुणा किया Na का, तो ये अणुओं की संख्या मिली। किसके अणुओं की संख्या? O3 के अणुओं की संख्या। और O3 के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। नहीं समझ में आया। अभी यही बात तो पीछे लिखते आ रहे थे आप। देखो ये हो गया मोल, मोल में गुणा किए Na का, तो ये आ गया अणुओं की संख्या। और अणुओं की संख्या में क्योंकि एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु 3, तो 3 का गुणा किए तो आ गया ऑक्सीजन के कुल परमाणु, और ऑक्सीजन के कुल परमाणु ही तो इस नमूने के लिए दिए गए हैं। ओ, ऐसे आएगा सवाल, समझ में आया? एक बार फिर बोलता हूं मैं। देखो अणुओं की संख्या ये जो इस नमूने में ली गई है, जो इसकी मात्रा ली गई है, उसके लिए ऑक्सीजन के कुल परमाणु इतने हैं। तो ऑक्सीजन के कुल परमाणु इसके लिए हम लिखें तो क्या लिखें? अणु से परमाणु के लिखने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताई? पहले भार से भाग दो अणुभार में, तो क्या मिलेगा? मोल, और फिर Na का गुणा करो तो अणुओं की संख्या। और ये देख लो कि एक अणु में वो कितने परमाणु है? 3, या फिर इसी को परमाणुकता भी बोलते हैं। तो ये हो गई कुल परमाणुओं की संख्या, और ये सवाल में दी गई है 6 × 10⁻20। तो अब यहाँ से तिर्यक गुणा करके आप W निकाल लो। ये 48 यहाँ जाएगा, ये 6 × 10⁻20 है, और ये Na यहाँ बटा में जाएगा, और ये 3। Na का मान कितना रखोगे आप? 6 × चलो सॉल्व करते हैं, कर ही देते हैं, एक लाइन है ना। ये 3 से काट दो ना आप, 16 आया, और ये 6 है, 16 × 6। अभी 6 का गुणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कट जाएगा, कुछ लोगों को दिख रहा होगा। हमने क्या कहा? कैलकुलेशन के लिए इसको कितना मानना है आपको? 6 × 10⁻30। तो ये 6 से 6 कट गया, और ये ऊपर गया तो माइनस का 3 बचेगा, मतलब 16 × 10⁻³ ग्राम। क्योंकि ये फार्मूले में W की वैल्यू काहे में रखते थे हम लोग? ग्राम में। हो सकता है विकल्प में आपको किलोग्राम में दिया गया हो, तो इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। ध्यान रखना, हड़बड़ी में आंसर मत टिक कर देना किलोग्राम वाला। चलो पॉज करो, कॉपी करो। ये सवाल ध्यान रखना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का था, अच्छा सवाल था। अभी इससे थोड़ा सा और अच्छा बढ़ते हैं। पॉज करके कॉपी करो, कर लिया होगा। चलो ऐसा करो, पहले सवाल लिख लो, फिर मैं मिटाता हूँ। लिखो C5H12 का आवश्यक द्रव्यमान बताना है, इसका द्रव्यमान बताना है, जो हाइड्रोजन परमाणुओं की उतनी ही संख्या रखता है जितनी कि 34 ग्राम NH3। सवाल समझ में आ गया आपको? सवाल कह रहा है कि C5H12 की मात्रा बताओ, जितनी मात्रा की हाइड्रोजन परमाणु की उतनी ही संख्या रखता है जितनी कि 34 ग्राम NH3। क्लियर है? चलो तो अब हम क्या करेंगे? इसकी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या और इसकी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या प्रश्नानुसार दोनों बराबर है। बोलो, अगर इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, क्या संख्या मान रहे हो? चलो H1 मान लेते हैं,
तो और इसमें अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या H2 होगी तो ये H1 बराबर H2। मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है कि वह मात्रा बताओ जिसमें उसी मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और इसके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो। इसके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमने H1 मान लिया, इसके H2 मान लिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आओ इस पे आते हैं, इसका द्रव्यमान बताना है जो कि हमने W मान लिया, तो और इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकालना है। तो अणु से जाना है कहाँ, परमाणु में। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मोल लिखो। इसका क्या लिखना पड़ेगा आपको, अणुभार। तो 12 पंचे इस 12 होता है ना, तो 12 पंचे 60 और ये 12 72 डायरेक्ट लिख दिया। कितना है 72, ये हो गया 72। ये कितना मिला C5H12 का ये मोल मिला है। मोल में अगर Na का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, अणुओं की संख्या मिलेगा। और एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 12, तो कुल हाइड्रोजन परमाणु 12 से गुणा कर दो। आ गया समझ में। अब इसी प्रकार इसकी बात करें, इसकी मात्रा दी गई है तो इसका भी हमको हाइड्रोजन की संख्या लिखना है ना। तो पहले क्या लिखोगे, मोल, ये हो गया 34 ग्राम और इसका अणुभार कितना, ये 17 और ये 14 3 17, ये हो गया मोल। और मोल में गुणा करो आप Na से, तो क्या मिला, अणुओं की संख्या। और एक अणु में परमाणु हाइड्रोजन के 3, तो 3 का गुणा कर दो तो कुल परमाणु। बात समझ में आ गई। सॉल्व कर लो, W निकाल लो। ये थोड़ा अच्छा सवाल ये भी है, चलो सॉल्व कर सकते हो आप। पॉज करके कॉपी करो और इसको सॉल्व करके आंसर चलो बता दूं मैं कहो तो। ये 36 ग्राम आया है, मतलब 36 C5H12 के 36 ग्राम में उतने ही हाइड्रोजन परमाणु होंगे जितने कि 34 ग्राम अमोनिया में। क्लियर है। चलो तो अब आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। अभी हमने आयन के सवाल नहीं किए हैं, तो अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आयन वाले सवाल करेंगे। आयन से क्या निकालेंगे, आयन दे के, आयन की मात्रा दे के उनके परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, मतलब इस ऐसे ही संबंधित सवाल करने वाले हैं। क्लियर है, ओके।